रात के 10:30 बजे शहर की सड़कें लगभग सूनी हो चुकी थीं। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। ऐसे मौसम में हर कोई घरों में दुबका बैठा था, लेकिन इस अंधेरे और सन्नाटे के बीच एक सफ़ेद स्कॉर्पियो गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। गाड़ी के अंदर बैठी लड़की बार बार अपनी कलाई की घड़ी देख रही थी। उसकी आंखों में एक अलग सा आत्मविश्वास झलक रहा था, लेकिन बाहर से देखने पर वो एक साधारण युवती लग रही थी। उसने सिंपल सलवार कुर्ता पहन रखा था, बाल खुले थे और माथे पर एक छोटी सी बिंदी थी। ये लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। ये थी आर्या सिंह, जो हाल ही में जिले की नवनियुक्त जिला अधिकारी डीएम बनी थी। आर्या बेहद ईमानदार और सख्त स्वभाव की अधिकारी थी, लेकिन आज वो सरकारी गाड़ी या सिक्योरिटी के बिना अकेले शहर के दौरे पर निकली थी, क्योंकि उसे कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की गतिविधियों की जांच करनी थी। आर्या को खबर मिली थी कि शहर की एक पुलिस चौकी में रिश्वतखोरी और स्मगलिंग का धंधा चल रहा है। वो सबूत इकट्ठा करने के लिए खुद को आम लड़की के रूप में पेश कर रही थी। इधर पुलिस चौकी पर उसी समय शहर की बाहरी सीमा पर स्थित राजपुर चौकी में 4-5 पुलिस वाले बैठे शराब पी रहे थे। उनमें सबसे आगे था हवलदार रणवीर यादव, जो कड़क आवाज और अकड़ू स्वभाव के लिए पूरे जिले में बदनाम था। रणवीर का मानना था कि इस इलाके का असली राजा वही है। उसका भ्रष्टाचार इतना गहरा था कि आम आदमी उसकी चौकी में आने से डरता था। वो छोटे छोटे अपराधियों से हफ्ता वसूलता था और बड़े अपराधियों को पैसे लेकर छोड़ देता था। उसका एक डायलॉग इलाके में मशहूर था, ये चौकी मेरी है, यहाँ कानून नहीं, रणवीर यादव का हुक्म चलता है। बारिश और अंधेरे के बीच आर्या की गाड़ी एक गड्ढे में फंस गई। मजबूरी में उसे गाड़ी छोड़कर पैदल चलना पड़ा। इसी दौरान चौकी से लौटते समय गश्त पर निकले हवलदार रणवीर की नज़र उस पर पड़ी। रणवीर की गाड़ी उसके पास रुकती है। रणवीर खिड़की से सिर निकालकर जोर से चिल्लाता है, ए लड़की, रात के इस टाइम अकेली कहाँ घूम रही है? कहीं भागी हुई तो नहीं है? आर्या ने गुस्से को काबू में रखते हुए शांत स्वर में कहा, मैं बस घर जा रही हूँ, गाड़ी खराब हो गई। रणवीर ने ताना मारते हुए कहा, अच्छा तो घर जा रही है रात के 11 बजे? सच सच बता, चोरी करके भागी है क्या? आर्या ने कड़क आवाज में कहा, देखिए ये मेरी निजी बात है, आप बस मुझे सड़क तक जाने दें। रणवीर उसकी तेज आवाज सुनकर तमतमा गया, अबे ओ लड़की, हमसे ऊंची आवाज, लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। इतना कहकर वो गाड़ी से उतरा और सीधे आर्या के सामने खड़ा हो गया। आर्या ने कहा, सावधान हो जाइए वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। रणवीर को ये बात चुभ गई। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अच्छा तू हमें धमकी देगी? और गुस्से में उसने आर्या को जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज बारिश की बूंदों से भी तेज गूंज उठी। आर्या कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई। ये उसके जीवन में पहली बार था कि किसी ने उसे इस तरह हाथ उठाया था। लेकिन रणवीर को यह नहीं पता था कि जिस लड़की को उसने थप्पड़ मारा है वो कोई आम लड़की नहीं, बल्कि इस जिले की डीएम है। थप्पड़ खाने के बाद आर्या की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि आग थी। वो बेहद शांत स्वर में बोली, तुम्हें अपने इस कर्म का हिसाब बहुत जल्द मिलेगा हवलदार। रणवीर हंसते हुए बोला, ओहो देखो कैसी फिल्मी डायलॉग मार रही है। अरे लड़की, ये रणवीर यादव का इलाका है, यहाँ हमारे खिलाफ बोलने वाले कल तक जिंदा नहीं रहते। उसके 2 साथी सिपाही भी वहां पहुंच गए। रणवीर ने उन्हें आदेश दिया, इसे चौकी में ले जाओ, लगता है किसी बड़े गैंग से जुड़ी है, पूछताछ करनी पड़ेगी। आर्या को जबरन चौकी ले जाया गया। वो चुपचाप सब देखती रही, क्योंकि वो चाहती थी कि भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचे और सभी सबूत उसके हाथ लगें। चौकी पहुंचते ही रणवीर ने टेबल पर हाथ मारकर कहा, अब सच सच बता, कौन है तू? किसके इशारे पर इस इलाके में घूम रही थी? आर्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बताऊंगी, जो करना है कर लो। रणवीर का गुस्सा और बढ़ गया। मुंह खोल नहीं तो अंजाम बुरा होगा। वो उसे डराने के लिए पास पड़ी लाठी उठाता है, लेकिन तभी बाहर से एक तेज सायरन की आवाज आई। सायरन की आवाज सुनकर रणवीर और उसके साथी घबरा गए। दरवाजे से एक सरकारी गाड़ी तेजी से चौकी में दाखिल हुई। गाड़ी से उतरे 2 आधी रात के गार्ड्स और उनके साथ आए कुछ अधिकारी। उनमें से एक ने जोर से कहा, सावधान, डीएम मैडम आ रही हैं। ये सुनते ही रणवीर और बाकी पुलिस वालों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि गाड़ी से उतरने वाली और कोई नहीं, बल्कि वही लड़की है जिसे उन्होंने अभी थप्पड़ मारा था। आर्या धीरे धीरे आगे बढ़ी और सीधा रणवीर के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन आवाज बेहद ठंडी। तो हवलदार रणवीर यादव, अब पहचान में आई मैं कौन हूं? रणवीर की टांगें कांपने लगीं। मैडम, माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप ही डीएम हैं। आर्या ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें पता होना चाहिए था कि कानून सबके लिए बराबर है। तुमने एक आम नागरिक को थप्पड़ मारा, उसे जबरन चौकी लाए और अपने पद का दुरुपयोग किया। आर्या ने तुरंत अपने गार्ड्स को आदेश दिया, रणवीर यादव और उसके सभी साथियों को अभी के अभी हिरासत में लो। गार्ड्स ने रणवीर और बाकी पुलिस वालों को पकड़ लिया। रणवीर गिड़गिड़ाने लगा, मैडम मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आर्या ने ठंडे स्वर में कहा,
गलती तब होती है जब कोई अनजाने में करता है, लेकिन तुमने जो किया वो अपराध है, रणवीर यादव। इसके बाद आर्या ने चौकी की तलाशी लेने का आदेश दिया। तलाशी में भारी मात्रा में नकली नोट, शराब की अवैध बोतलें और रिश्वत के पैसे बरामद हुए। आर्या ने सबूत कैमरे में कैद किए और फिर मीडिया को बुलाने का आदेश दिया। मध्यरात्रि का समय हो चुका था। बारिश अब तेज हो चुकी थी और आसमान में गड़गड़ाहट गूंज रही थी। चौकी के अंदर मीडिया के कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे थे। पत्रकारों की भीड़ लग चुकी थी और हर कोई ये खबर पकड़ने के लिए भाग दौड़ कर रहा था। मीडिया रिपोर्टर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। जिले की डीएम आर्या सिंह ने हवलदार रणवीर यादव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। चौकी से भारी मात्रा में अवैध सामान बरामद। रणवीर, जो कुछ घंटे पहले तक इस इलाके का दबंग था, अब पुलिस की गाड़ी में बैठा हाथ जोड़कर मैडम माफ कर दीजिए कह रहा था। लेकिन आर्या का चेहरा सख्त था। वह भीड़ के बीच खड़ी होकर मीडिया से बोली, कानून सबके लिए बराबर है। जो भी इसका दुरुपयोग करेगा, चाहे वो छोटा पुलिसकर्मी हो या बड़ा नेता, उसे सजा मिलेगी। लोग आर्या की इस सख्ती को देखकर तालियां बजाने लगे। लेकिन आर्या के मन में एक सवाल लगातार गूंज रहा था। रणवीर अकेला इतना बड़ा खेल नहीं कर सकता। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा नाम है। जब चौकी की गहन तलाशी ली गई तो वहां से एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में कुछ कोड वर्ड्स लिखे थे और कुछ तारीखें दर्ज थीं। आर्या ने उसे ध्यान से पढ़ा और उसके चेहरे का रंग बदल गया। डायरी में बार बार एक नाम आ रहा था, वीर साहब, लेकिन यह साफ नहीं था कि यह व्यक्ति कौन है। आर्या ने अपने विश्वसनीय सहायक अभिषेक को बुलाकर कहा, इस डायरी की हर बात को डिकोड करो। मुझे कल सुबह तक पूरी जानकारी चाहिए, और हाँ, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अभिषेक ने गंभीरता से सिर हिलाया, जी मैडम। सुबह होते ही रणवीर को कड़ी सुरक्षा में पूछताछ कक्ष में लाया गया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा थका हुआ। आर्या ने सख्त आवाज में कहा, रणवीर यादव, सच बोलो, तुम्हारे पीछे कौन है? किसके इशारे पर ये सब कर रहे थे? रणवीर ने चुप्पी साध ली। मैं कुछ नहीं जानता मैडम, सब कुछ मैंने अकेले किया। आर्या टेबल पर हाथ मारकर चिल्लाई, झूठ मत बोलो। तुम्हारी चौकी से मिली डायरी में वीर साहब का नाम है। कौन है वो? रणवीर का चेहरा एक पल को बदल गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। मुझे नहीं पता मैडम। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगी जहां तुम्हारे जैसे लोग हफ्तों तक चीखते रहते हैं। रणवीर की टांगें कांपने लगीं। वह धीरे धीरे बोला, वीर साहब कोई आम आदमी नहीं है, वह एक बहुत बड़े नेता का आदमी है। उसका नाम लेना भी खतरनाक है। आर्या ने ठंडी आवाज में कहा, नाम बताओ। रणवीर डरते डरते बोला, वो कोई और नहीं बल्कि इस जिले के विधायक भानु प्रताप सिंह का खास आदमी है। भानु प्रताप सिंह का नाम सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। भानु प्रताप जिले का सबसे ताकतवर और खतरनाक नेता था। उसका राजनीतिक दबदबा इतना था कि पुलिस भी उसके खिलाफ बोलने से डरती थी। आर्या ने गहरी सांस ली और मन ही मन बोली, तो ये खेल विधायक तक पहुंचता है। अब समझ आया कि ये इतना बड़ा नेटवर्क कैसे चल रहा था। उसी समय अभिषेक कमरे में दाखिल हुआ और बोला, मैडम, डायरी की कोडिंग पूरी हो गई है। आर्या ने तुरंत पूछा, क्या पता चला? अभिषेक ने फाइल खोलते हुए कहा, मैडम, ये डायरी पूरे अवैध कारोबार का सबूत है। इसमें ड्रग सप्लाई, हथियारों की तस्करी और अवैध शराब का पूरा हिसाब किताब है। हर लेन देन का हिसाब सीधे भानु प्रताप के पास जाता है। आर्या ने दृढ़ स्वर में कहा, अब वक्त आ गया है कि इस पूरे खेल का अंत किया जाए। शाम को आर्या के ऑफिस में फोन बजा। कॉल स्पीकर पर डालते ही एक भारी आवाज गूंजी, मैडम, लगता है आप भूल रही हैं कि ये शहर किसका है। रणवीर जैसे लोग तो मोहरे हैं, असली ताकत मेरे हाथ में है। अगर आपने मेरी राह में कांटा बनने की कोशिश की तो नतीजे बुरे होंगे। आर्या शांत स्वर में बोली, भानु प्रताप, तुम्हारा आतंक अब खत्म होने वाला है। भानु प्रताप हंसते हुए बोला, मैडम, अभी आप नई नई डीएम बनी हैं, इसलिए आपको सच का पता नहीं है। कानून की किताबें पढ़कर लड़ाई नहीं जीती जाती। कल तक आप इस जिले की होंगी भी या नहीं, ये मैं तय करूंगा। फोन कट गया। आर्या की आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, लोकतंत्र पर हमला है। अभिषेक ने चिंतित होकर कहा, मैडम, भानु प्रताप के पास बहुत ताकत है। अगर हमने सीधे उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वो राजनीतिक दबाव डाल देगा। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हम उसे सीधे नहीं पकड़ेंगे, हम ऐसा जाल बिछाएंगे कि वो खुद उसमें फंस जाए। उन्होंने योजना समझाई। 1. भानु प्रताप की तस्करी की एक बड़ी खेप अगले हफ्ते आने वाली थी। 2. रणवीर का फोन और उसका नेटवर्क अभी भी सक्रिय था। 3. उसी नेटवर्क का इस्तेमाल कर भानु प्रताप को फंसाने का नाटक करना था। अगले कुछ दिनों में रणवीर को गुप्त रूप से बाहर भेजा गया। उसे ये यकीन दिलाया गया कि आर्या ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन असल में उसके हर कदम पर नजर रखी जा रही थी। रणवीर ने जैसे ही भानु प्रताप को खबर दी कि सब कुछ ठीक है, भानु प्रताप निश्चिंत हो गया। वो खुद तस्करी की डील में शामिल होने का फैसला करता है।
आर्या ने यह सूचना गुप्त रूप से राज्य पुलिस और एंटी करप्शन ब्यूरो को दी। इस बार सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड होगा। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी फैक्ट्री के पास कई ट्रक खड़े थे। भानु प्रताप, उसके गुर्गे और कुछ पुलिस वाले वहां मौजूद थे। भानु प्रताप जोर से बोला, आज का माल करोड़ों का है, सब कुछ सही सलामत रहना चाहिए। तभी अचानक चारों तरफ से सायरन बजने लगे। सैकड़ों पुलिस वाले और मीडिया की गाड़ियां फैक्ट्री को घेर लेती हैं। आर्या सामने आती है, उसके हाथ में वॉकी टॉकी है। भानु प्रताप, तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो, अब भागने की कोशिश मत करना। भानु प्रताप हैरान रह जाता है, ये जाल तुमने बिछाया था? आर्या ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, और अब तुम्हारा साम्राज्य खत्म हो गया है। भानु प्रताप भागने की कोशिश करता है। वो अपनी बंदूक निकालता है और आर्या पर निशाना साधता है, लेकिन तभी अभिषेक गोली चलाता है और भानु प्रताप के हाथ से बंदूक गिरा देता है। भानु प्रताप और उसके सभी गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मीडिया के कैमरे इस ऐतिहासिक क्षण को कैद करते हैं। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थीं। डीएम आर्या सिंह ने जिले के सबसे बड़े भ्रष्ट नेटवर्क का पर्दाफाश किया। विधायक भानु प्रताप गिरफ्तार। रणवीर यादव को अदालत में पेश किया गया। वो सजा की भीख मांग रहा था, लेकिन आर्या ने सिर्फ एक वाक्य कहा, कानून को ठगने वालों के लिए माफी नहीं, सिर्फ सजा है। आर्या ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रही थी। बारिश अब रुक चुकी थी और आसमान में उजाला फैल रहा था। अभिषेक ने आकर कहा, मैडम, अब ये जिला सुरक्षित है। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, नहीं अभिषेक, ये तो बस शुरुआत है। जब तक हर रणवीर और भानु प्रताप खत्म नहीं हो जाते, मेरा मिशन खत्म नहीं होगा। भोर की पहली किरण के साथ ही पूरा जिला हलचल में था। भानु प्रताप सिंह और उसके गुर्गों की गिरफ्तारी अब सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक भूचाल बन चुकी थी। मीडिया चैनलों पर लगातार यही बहस चल रही थी, क्या वाकई विधायक साहब अपराधी हैं या ये डीएम की साजिश है? अदालत परिसर के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। कुछ लोग भानु प्रताप के समर्थन में नारे लगा रहे थे, तो कुछ आर्या के पक्ष में। आर्या कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत पहुंची। उसके चेहरे पर वही दृढ़ निश्चय था जो उस रात रणवीर को गिरफ्तार करते समय था, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि सिर्फ गिरफ्तारी ही काफी नहीं है, असली लड़ाई अब शुरू हुई है। अदालत कक्ष में भानु प्रताप आत्मविश्वास से भरा बैठा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैडम, आपने मुझे पकड़ तो लिया, लेकिन सबूत के बिना कुछ साबित नहीं कर पाएंगी। और सबूत मैं तोड़ दूंगा या खरीद लूंगा। आर्या ने बिना भाव बदले कहा, इस बार खेल अलग है भानु प्रताप, तुम्हारा साम्राज्य यहीं खत्म होगा। भानु प्रताप के वकील ने तुरंत दलील दी, माननीय न्यायाधीश महोदय, ये सब राजनीतिक साजिश है। मेरे मुवक्किल एक सम्मानित विधायक हैं, उन्हें फंसाने के लिए नकली सबूत गढ़े गए हैं। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि इन्हें तुरंत रिहा किया जाए। न्यायाधीश ने कड़क स्वर में कहा, पहले अभियोजन पक्ष अपने सबूत पेश करे। आर्या ने खड़े होकर सबूतों की फाइल अदालत में पेश की। उसमें चौकी से बरामद अवैध सामान, गुप्त डायरी और फैक्ट्री पर हुई रेड के वीडियो फुटेज शामिल थे। सभी वीडियो बड़े स्क्रीन पर चलाए गए। भानु प्रताप के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन वो तुरंत संभल गया और मुस्कुराते हुए बोला, ये सब फर्जी है, वीडियो को एडिट किया गया है। आर्या ने तुरुप का इक्का फेंका। दरवाजे से रणवीर यादव को लाया गया। भीड़ में हलचल मच गई। आर्या ने कहा, माननीय न्यायालय, ये वही हवलदार रणवीर यादव है जिसने इस पूरे नेटवर्क को चलाने में भानु प्रताप का साथ दिया। आज ये सबके सामने सच बताएगा। न्यायाधीश ने आदेश दिया, रणवीर यादव, जो कुछ जानते हो सच सच बताओ। रणवीर कांपते हुए बोला, मैंने सालों तक भानु प्रताप के आदेश पर काम किया। उसकी चौकी में हर हफ्ते लाखों रुपए आते थे। जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता, उसे डराया या खत्म कर दिया जाता था। मैंने अपनी आंखों से उसे ड्रग्स और हथियारों के सौदे करते देखा है। अदालत में सन्नाटा छा गया। भानु प्रताप गुस्से में दहाड़ा, झूठ, ये सब झूठ है। रणवीर, तुझे पैसों का लालच दिया गया है। रणवीर की आंखों में आंसू थे। नहीं साहब, अब मैं सच बोलूंगा। आपने मुझे मोहरा बनाकर सब गुनाह अपने सिर से उतार दिए। अब मैं सबका हिसाब दूंगा। इसी दौरान बाहर से गोली चलने की आवाज आई। भीड़ में भगदड़ मच गई। कुछ नकाबपोश गुंडे अदालत में घुसने की कोशिश करने लगे। आर्या तुरंत चौकन्नी हो गई। वह चिल्लाई, सभी दरवाजे बंद करो, किसी को भी अंदर आने मत दो। सुरक्षा बलों और गुंडों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। भानु प्रताप ये देखकर मुस्कुराया, मैडम, मेरे लोग मुझे यहां से निकाल लेंगे। आपने सोचा क्या था, मुझे आसानी से पकड़ लोगी? लेकिन आर्या के गार्ड्स ने बहादुरी से हमला नाकाम कर दिया। सभी गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया। आर्या ने भानु प्रताप को घूरते हुए कहा, अब ये नाटक और नहीं चलेगा। अगली सुनवाई से ठीक पहले खबर आई कि मुख्य गवाह रणवीर यादव गायब हो गया है। पूरा जिला हिल गया। मीडिया में हेडलाइन चली, डीएम के केस का अहम गवाह लापता, क्या अब भानु प्रताप बच जाएगा? आर्या परेशान हो गई। उसने अभिषेक से कहा, रणवीर के बिना केस कमजोर हो जाएगा, हमें उसे ढूंढना होगा। अभिषेक ने तुरंत जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में पता चला कि रणवीर को कुछ नकाबपोश लोग जबरन एक वैन में डालकर ले गए।
उस वैन का सुराग शहर से बाहर एक पुरानी हवेली तक मिला। रात का समय, आसमान में चांद बादलों के बीच छिप छिप कर निकल रहा था। आर्या खुद टीम लेकर उस हवेली पहुंची। जैसे ही वे अंदर गए, रणवीर की चीखें सुनाई दी। भानु प्रताप के गुंडे उसे मार रहे थे ताकि वो कोर्ट में गवाही न दे सके। आर्या ने चुपके से इशारा किया। टीम ने अचानक हमला किया और सभी गुंडों को काबू में कर लिया। रणवीर को बचा लिया गया, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, बहुत हिम्मत है तुम में मैडम। भानु प्रताप खुद सामने आ गया, हाथ में पिस्तौल थी। वो गुस्से में बोला, आज तुम सबको खत्म कर दूंगा। आर्या ने दृढ़ स्वर में कहा, भानु प्रताप, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, हथियार डाल दो। भानु प्रताप हंसते हुए बोला, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, और उसने गोली चला दी। लेकिन अभिषेक ने आर्या को धक्का देकर बचा लिया। गुस्से में आर्या के गार्ड्स ने फायरिंग की और भानु प्रताप घायल होकर गिर पड़ा। उसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन बाद अदालत में अंतिम सुनवाई हुई। रणवीर ने पूरी घटना कोर्ट में बयान दी। भानु प्रताप के खिलाफ ढेरों सबूत पेश किए गए। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया, भानु प्रताप सिंह को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। आर्या की आंखों में संतोष था, लेकिन उसने रणवीर को देखते हुए कहा, कानून ने तुम्हें भी माफ नहीं किया है, तुम्हें भी 10 साल की सजा होगी, ताकि तुम्हारे जैसे लोग सबक लें। रणवीर सिर झुकाकर बोला, मैडम, ये सजा मुझे मंजूर है। भानु प्रताप की गिरफ्तारी से राज्य की राजनीति में हलचल मच गई। कई बड़े नेता डर के मारे राजधानी भाग गए। सरकार ने आर्या की बहादुरी को देखते हुए उसे गैलेंट्री अवार्ड देने का फैसला किया। लेकिन आर्या ने मीडिया से कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि उन सभी ईमानदार अधिकारियों की है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं। मेरा मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। आर्या अपने ऑफिस की बालकनी में खड़ी थी। बारिश फिर हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात जब रणवीर ने उसे थप्पड़ मारा था। अभिषेक ने आकर कहा, मैडम, जिले में अब शांति है, लोग आपको देवी की तरह मानते हैं। आर्या मुस्कुराई और बोली, अभिषेक, ये तो बस शुरुआत है। जब तक हर गली में कानून का राज नहीं होगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगी।